दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आप सभी का हिंदी महासागर में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं भाषा के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हम सभी प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से जुड़ते हैं, तो आइए हम इसको और प्रबल और मजबूत बनाते हैं और कहीं न कहीं समीक्षा छात्र की जो पहल है उसको मजबूत करते हैं और अपने समीक्षा लेखन को एक अच्छा नव दिशा देते रहते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर दें या पाने के लिए साथ बने रहे। समीक्षा की प्रस्तावना कैसे लिखें, समीक्षा के केंद्र बिंदु क्या है, समीक्षा समापन कैसे करें। तो ये 3 बिंदु हैं जिन पे आपके अगर उत्तर हो तो आप जरूर प्रेषित करें, ताकि मैं भी उससे सुझाव लेता रहूं, सीखता रहूं। कहीं न कहीं आप सभी के विचार हमें जो है प्रेरित करते रहेंगे। तो आइए आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिलेगा। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के भाग 11 एपिसोड 11 से। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे समीक्षा की प्रस्तावना, समीक्षा केंद्र बिंदु, समीक्षा उपसंहार। तो इन सारे 3 विषयों पर हम अपनी चेतना के साथ जो विचार है उसको रखते हैं और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि नहीं, इन्होंने सही बात की है, तो इस पर आप अपने विचार रखिएगा। देखिए, बात कर लेते हैं समीक्षा की प्रस्तावना। हम आमतौर पे कोई भी लेख या निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना जरूर लिखते हैं। अब ये है कि हम जब एक स्तर से ऊपर उठने लगते हैं तो प्रस्तावना का हेडिंग या अपने जो भी चीज लिखते हैं उसकी हेडिंग नहीं लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा पहला पैराग्राफ या आगे के 1-2 पैराग्राफ प्रस्तावना के अंतर्गत ही होते हैं। अब हम जब प्रस्तावना लिख रहे होते हैं तो हम किन तरह से लिख रहे होते हैं, क्या चीज लिखकर लेके आकर लिखते हैं, ये बहुत ही महत्व रखता है। अक्सर करके हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते वक्त ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारे विचार बन चुके होते हैं। कहीं ना कहीं हम कभी भी किसी भी चीज की समीक्षा लिखें, चाहे निबंध लिखें, तो उसके सामर्थ्य में जो विचार विशेष हमारे अंदर पैदा होता है, बनता है, हम ही कहीं ना कहीं उसे ही अपनी प्रस्तावना का अंग बनाते हैं। अब रही बात प्रस्तावना में, अधिकतर हम पढ़ते हैं कि हम कितना वैविध्यशाली रूप में विचारवान है। ये बातें जो स्पष्ट होता है वो हमारे प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है। अब आप अगर प्रस्तावना लिख रहे हैं, खास करके एक पुस्तक की समीक्षा करते हुए, तो कहीं ना कहीं अपनी विद्वता की झलक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको वहां अपनी विद्वता नहीं दिखानी है, अपितु उस रचना के अंदर किस रूप का विद्वता रखा गया है इसको आपको दिखाना है। ऐसे में आप जब भी पुस्तक की समीक्षा कर रहे हो तो आपको बहुत ही कह सकते हैं जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप वहां रचना की समीक्षा कर रहे हैं, न कि किसी विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। तो एक विषय वस्तु की चर्चा और पुस्तक समीक्षा दोनों में बहुत अंतर है। आप एक पुस्तक की चर्चा करते वक्त जब आप समीक्षा लिखेंगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर साहित्यिक वैविध्यता, या कह सकते हैं कि जो रचना माला में जो विधा से वो कृति लिखी गई है और कहीं न कहीं उस विषय वस्तु के साथ जो दर्शन का अंग है, इन दोनों को समावेश करते हुए आप लेखक के उद्देश्य को जब आप स्पष्ट करने की ओर बढ़ने लगते हैं, निश्चित रूप से आपकी एक प्रस्तावना जो है बेहतर बन जाती है। आगे हम बात करते हैं कि समीक्षा लेखन का प्रारंभ प्रस्तावना से होती है और इससे उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि ये रचना क्यों लिखी गई। साथ ही साथ ये भी हो जाता है कि ये जो समीक्षक हैं, जो समीक्षा किए हैं, वो इस समीक्षा को क्यों किए हैं। ये दोनों बातें अक्सर जो है प्रस्तावना में ही निकल के आ जाती है। रचना के प्रति समीक्षक का झुकाव साफ साफ झलक जाता है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। रचना और रचनाकार के प्रति समिष्ट भाव दिखाई पड़ता है। वो कहीं न कहीं एक तरफ रचना को खड़ा करता है और एक तरफ रचनाकार को खड़ा करता है, और बीच में कुछ समीक्षक होकर खड़ा होकर बताता है कि रचनाकार का क्या महत्व है और रचना का क्या महत्व है। प्रारंभ तय कर देता है कि समीक्षक किस ओर अपनी बातों को ले जाना चाहता है। कहीं न कहीं ये पाठक को भ्रमित करना चाहता है या पाठक को उस पर डुबोना चाहता है। समीक्षा को स्वेच्छा से या प्रभाव से किया जा रहा है, यह भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इतना ज्यादा उसको खुश कर देता है लिखने वाले को कि वो खुशी खुशी में वो अपनी खुशी बयां कर के निकल जाता है, जबकि रचना धर्मिता पर प्रकाश नहीं पड़ पाता है। इसलिए आपको रचना धर्मिता पढ़ना चाहिए और रचना धर्मिता पे काम करना चाहिए, क्योंकि समीक्षा का काम ही है अवलोकन। अवलोकन तभी होगा जब एक रचना के अंदर की रचना धर्मिता को आप प्रकाश में लाएंगे। स्वतंत्र समीक्षा की प्रस्तावना में रचना को प्रखर रूप में रखा जाता है। यही मूल चीज है कि आप स्वतंत्रता के साथ
फ्रीडम के साथ लिखेंगे और साथ ही साथ उसमें जो विशेष उस रचना के अंतर्गत लेखक का प्रयास या रचनाकार का प्रयास रहा है उसको आप स्पष्ट करेंगे। अब देख लेते हैं कि समीक्षा केंद्र बिंदु। जब आप समीक्षा करते हैं तो उसका केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु का मतलब है कि वो सारे तत्व जो मैंने पिछले कई एपिसोडों में दर्शाए हैं, जिसमें आपको समीक्षा दर्शाने के लिए, समीक्षा करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है उन अंगों को दर्शाना। उन्हें आप यहाँ जब स्पष्ट रूप से रखते हैं तो वही आपका केंद्र बिंदु कहलाता है। क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे निबंध लिखाया जाता है, कहा जाता है कि पहला प्रस्तावना और अंतिम जो है उपसंहार होता है, बीच में वो सारी चीजें होती है जिसपे आपको विशेष प्रयास करना होता है, तो वही है केंद्रीय भाव या केंद्र बिंदु। प्रस्तावना के बाद सारे प्रयासों द्वारा अपने उद्देश्य को प्रस्तुत करना होता है। भाषा शैली, व्याकरण और रचना का केंद्रीय भाव को स्पष्ट किया जाता है। पुस्तक के शीर्षक के अनुरूप कॉन्टेक्स्ट और पाठ विग्रह को देखा जाता है। वास्तव में पाठक जो है के लिए पढ़ने के लिए एक रचना करने वाला अपने विषय के अनुसार कई अलग अलग पाठों या चैप्टर में जो चीजें बदलता है, बांटता है, वो चीजें ही बहुत कुछ कहलाती हैं। साथ ही साथ उन चैप्टरों के अंदर, उन पाठों के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका संग्रह रूप से निकल करके संक्षिप्त रूप में जो बातें हम दिखा पाते हैं, बता पाते हैं, वो चीज अगर निश्चित रूप से बेहतरीन हम कर पाए और निष्पक्ष कर पाए तो निश्चित रूप से पाठक के लिए एक बहुत ही उम्मीदवार समीक्षा हो जाती है। सामाजिक चेतना की झलक में रचना कितना लोगों की ओर और कितना निजी रही है, इसको दिखाना अति आवश्यक होता है। पठन और पाठन के स्तर पर बहुरूपता को स्पष्ट दिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से किस ओर मोड़ ले रही है। समीक्षा के अवलोकनों का सही रूप केंद्र बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करना होता है। कहीं न कहीं प्रस्तावना और उपसंहार के बीच में जो हम जो कुछ भी लिखते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि हम क्या लिख रहे हैं। अब ये नहीं है कि एक पुस्तक 100 पेज की हो और उसकी समीक्षा 200 पेज की हो, निश्चित तौर पर वो समीक्षा नहीं है, वो पुस्तक के रूप में और पुस्तक है जिसको पाठक को पुस्तक नहीं, यही पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए समीक्षा को समीक्षा रहने दे, पुस्तक न बनाए। अब साथ ही साथ हम देख लेते हैं समीक्षा उपसंहार, यानी कि ये अंतिम बिंदु, अंतिम कदम। लेकिन हम अंतिम कदम में कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे निबंधों में अक्सर हम देखते हैं कि लोग ऊपर जो चीज लिखते आते हैं उन्हीं चीजों को यहाँ एक एक वाक्यों को उठा करके लिख देते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमारी ये बातें महत्वपूर्ण रही है। ये कभी भी मत करिए। ये वास्तव में गद्य लेखन या निबंध लेखन नहीं है, ये है उपसंहार। उपसंहार में यहाँ पे आपको वो दिखाना है जिसके लिए आपने लिखना शुरू किया था। ये नहीं कि ऊपर से किसी वाक्य को नकल करके यहाँ लिख लें और ये कह दें कि उपसंहार हो चुका है। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। ये आप समझ के चलिए कि आपने ऊपर से शीर्ष से जो शुरुआत किया था वो अंत में अपने तथ्यों को स्पष्ट करते हुए समापन करें, ताकि पाठक को स्पष्ट हो सके कि आपका इस सारा प्रयोजन हुआ ही क्यों था। हर लेख या निबंध का निचोड़ उसका अंत में उपसंहार लिखना अति आवश्यक होता है। लास्ट में तथ्य आपको देना ही पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि किस तरह से ये हम समाप्त कर रहे हैं। प्रस्तावना के बिंदुओं का अंत रूप उपसंहार स्पष्ट हो जाता है। कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, व्यक्ति अपनी बातों को कह करके अब जो है हमें इससे मुक्त करने की ओर चल रहा है। पूरी समीक्षा का सार कथन भी समीक्षा के उपसंहार में निकल कर आता है। समीक्षा के उपसंहार के ऊपर की बातों को नहीं बल्कि लेखन के अंत को पूरा करना होता है। यानी हम अपने विषय को के जो उतार चढ़ाव के क्रम को लेके आगे बढ़े होते हैं, उसको कैसे अंत करना है या कैसे अंत कर पा रहे हैं, यही चीज उपसंहार में दिखाई पड़ता है। ये नहीं है कि आप ऊपर की वाक्यों को दोहराते फिरते। साथ ही साथ निचोड़ के तौर पर रचना संबंधी बातों को पूरा करना उचित माना जाता है। यानी कहीं न कहीं अपनी बातों को जो छूट चुकी हैं ऊपर, वो कम से कम उपसंहार में ला करके पाठकों को समर्पित कर दें तो बेहतर माना जाएगा। उपसंहार में नई बातों को न रखते हुए रचना के कृतित्व को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रचना किया ही क्यों गया था, यदि वो ही न पता चल सके और लंबी लंबी बातों का अगर हम केवल अवलोकन कराते चले गए तो कोई मतलब नहीं है। अपनी तरफ से बातों को ज्यादा डाल करके ये दिखाएं कि हम भी उनसे बड़े लेखक हैं, तो ये लेखक और समीक्षक के जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं। तो एक अच्छे लेखक और एक अच्छे समीक्षक बनने में आपको इस दीवार को पैदा नहीं करना है, बल्कि एक ऐसे रूप को पैदा करना है जिससे लोग भी समझ सकें कि समीक्षक का क्या रोल है और एक लेखक की अपनी स्थान क्या है। इन दोनों स्तरों को आप संभाल सकते हैं और आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं। आज हमने
प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा भाग 11 एपिसोड 11 में आज हमने बात किया समीक्षा की प्रस्तावना, समीक्षा के निर्विदु, समीक्षा संघार। तो आशा है कि 3 विषयों पे आप काम करेंगे और बेहतर परिणाम के साथ मुझे भी बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।